हेलो हेलो एवरीबॉडी, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार टैली कर देना यार कमेंट सेक्शन में कि आप सबको मेरी वॉइस आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। होप कि आपने मेरी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 9, जिसमें मैंने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको डिस्कस करवाया था, वो आपने वीडियो देख ली होगी। और उसी वीडियो के साथ आपका जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है, एटलीस्ट ओलंपियाड लेवल का, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम इंक्लूड नहीं करके चलते हैं, वो पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर बेसिकली उतना ही था, डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, दो चीज़ों का। और आज जो पार्ट आ रहा है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 10, वो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर रहने वाला है। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की जो भी हमने पढ़ लिया है, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, पैराबोलिक कर्व, एक एक तीन तीन चार चार क्वेश्चन अपन सबके लेते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हैं वेक्टर में, जैसे कि लूप लॉ हो गया। लूप लॉ क्या होता है सर? लूप लॉ बेसिकली एक क्वेश्चन के द्वारा हम उसकी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यार लूप लॉ के। ठीक है, तो ये वीडियो तो देखना मस्ट है आपके लिए। पर इससे पहले प्री रिक्विजिट यही है कि आपने मेरी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की जो प्लेलिस्ट है वो अच्छे से फॉलो करिए, उसके नोट्स आपने प्रॉपरली बनाए हो, और तभी आप इस वीडियो को, ये क्वेश्चन को अटैक कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक फार्मूलेज आते हैं, आर मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, आर मिनिमम कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट दो वेक्टर का कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, आइडेंटिटीज़ क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की, तभी आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपने पहले से कहीं से पढ़ रखा है तब भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक इसमें थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराने की कोशिश करूँगा। तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है आज का, वेक्टर के बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो जो 9th और 10th वाले बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने वेक्टर पहली पहली बार पढ़ा होगा मेरी वीडियो से, तो मैं यही समझूंगा कि आप बिल्कुल बेसिक से हैं, और मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा यार। ठीक है, तो वही एक पेन और एक कॉपी, वही नोट्स वाली कॉपी लेके बैठ जानी है अपन को, और एक एक करके जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराते रह रहा हूँ, स्क्रीन में जो जो क्वेश्चन आते रह रहे हैं, या फिर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बोल के भी कराऊंगा, वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, और उसके बाद खुद सॉल्यूशन पहले उसका अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा है, तीन बार ट्राई करें, 4 बार ट्राई करें, 5 बार ट्राई करें, मैं तो कह रहा हूँ 10-10 बार ट्राई कर लो यार। अगर नहीं आ रहा है तो एट लास्ट ऑप्शन आपके पास ये होना चाहिए कि वीडियो सॉल्यूशन। उससे पहले खुद ट्राई करके देखो। 4 ऑप्शन भी लिखे हैं मैंने इस क्वेश्चन के, कि आपको आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, और फिर लास्ट में उसका सॉल्यूशन आप देखिए। और जब आपसे बनेगा यार, आपको खुद ही प्राउड फील होगा कि मैंने वीडियो भी करी और उसके बाद मेरे से क्वेश्चन भी लग रहे हैं। ठीक हो गया? तो जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली शुरू करते हैं वीडियो को। पेन और नोटबुक अपनी लेके तैयार रखिए। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? टू फोर्सेस, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है फोर्सेस क्या है, अपन सब डिस्कस करेंगे यार। टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 10 न्यूटन। यहाँ पर 10 न्यूटन दे रखा है। सर अब न्यूटन क्या होता है बच्चों? न्यूटन जो होती है मेरी फोर्स की यूनिट होती है। जैसे लेंथ की यूनिट मेरे पास मीटर होती है ना, वैसी फोर्स की यूनिट अपन के पास न्यूटन होती है। ठीक हो गया सर, ये तो समझ में आ गया। टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 10 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट। मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों कराया? क्योंकि अभी दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। दो फोर्सेस की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ आ सकती है फोर्स के ऊपर। दो वेव्स आपस में एक्ट कर सकती हैं किसी एंगल पर, उन वेव का रिजल्टेंट निकालना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, दो चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि क्या होता है पता है हमारे पास। जैसे इसने बोला है टू फोर्सेस न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 10 न्यूटन, दो फोर्सेस की वैल्यू दे रखी है जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन के इक्वल है। मान लो एक फोर्स कितने एंगल पर लग रहे हैं पहले ये देखो। एक फोर्स मेरे पास कितना है? 10 न्यूटन दे रखा है, मतलब दोनों फोर्सेस की वैल्यू अपन को सेम दे रखी है। ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें दिक्कत नहीं है। एक फोर्सेस 10 न्यूटन दे रखा है, तो दूसरा फोर्सेस भी अपन को कितना दे रखा है? 10 न्यूटन दे रखा है। ठीक हो गया। इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। लेट कर लिया यार, एंगल 60 डिग्री है। मान लो ये हमारे पास फोर्सेस था जिसको मैंने ए नाम दे दिया, ये 10 न्यूटन है, और मेरे पास फोर्सेस था बी नाम दे दिया जिसको मैं बी भी मेरे पास कितना है? 10 न्यूटन है। अब ये पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट निकालो। भैया रिजल्टेंट आपको किसी भी दो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी एट एन आर अलाइंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वेक्टर के दो अपन को ए और बी की वैल्यू भी दे रखी है, उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। मैं तो ये कहूँगा आपको 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बेसिक अपने फोकस करो कंसेप्ट पे और फार्मूला पे। मैंने कहा था फार्मूला जब तक आपको याद नहीं तब तक आप चीज़ें हैंडल करना नहीं सीख सकते। तो जो अपन के पास बेसिक फार्मूला होता था रिजल्टेंट का, किसी भी फोर्स को निकालने का, किसी भी दो वेक्टर को किसी भी एंगल पे वो इंक्लाइन हो रहे हैं तो उनको निकालने का आपके पास जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता था, वो जरा आप याद करो, अपनी नोटबुक में खुद लिखो। इससे ये पता लगेगा कि आपको वो फार्मूला या फिर वो कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया था वो याद नहीं है। बेसिक फार्मूला अपन के पास क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया, अगर जिसको ये कंसेप्ट याद है या फिर जिसको ये फार्मूला याद है। यहाँ पर अपन के पास थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। बी फोर्स कितना दे रखा है? 10 न्यूटन दे रखा है बच्चों। ए फोर्स भी कितना दे रखा है? 10 न्यूटन दे रखा है बच्चों। बी कितना दे रखा है? अगेन 10 न्यूटन दे रखा है। ए कितना दे रखा है बच्चों? अगेन 10 न्यूटन दे रखा है।
तो यहाँ पर अपन के पास रिजल्टेंट की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड है, 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 हो जाता है, प्लस 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 हो जाता है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए कितना है मेरे पास 10 इंटू बी कितना है मेरे पास 10। कॉस 60 की वैल्यू आपको 1/2 पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी। तो मेरे पास रिजल्टेंट जो निकल के आ जाता है बेसिकली वो निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ 300। अब अंडर रूट ऑफ 300 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 3, अंडर रूट ऑफ 10, 100 मेरे पास 10 बन जाएगा, तो 10√3 इज़ डायरेक्टली आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे मेंस लेवल तक आ जाते हैं, ऐसे थोड़े बहुत आते हैं ओलंपियाड में, NSCGS के जो आपके ओलंपियाड होते हैं, पर बहुत कम देखे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं फ्री फोकट के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आप अगर आपने नंबर लूज़ कर दिए तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, अपने पेपर को गलत अटैम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ये बेसिकली फ्री, मतलब सबके लिए बोनस क्वेश्चन कह दो उसको, सबको इसमें मार्क्स लाना अनिवार्य है, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या करना था यार, दो फोर्सेस मेरे पास अलाइन थे, दोनों की 10 न्यूटन वैल्यू दी थी अपन को, और किस एंगल पे अलाइन थे वो भी एंगल भी दिया था, एंगल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, उस फोर्स का रिजल्टेंट। अब यार सर ये बताओ कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। यार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी अपन को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको ऐसा कर देते, बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम झेल लेना, थोड़ा गंदा बनेगा तो, और ये इसका अपन के पास रिजल्टेंट निकल के आता था। बस यहाँ पे कौन सा लॉ लगाते हैं, अगर आप लगाते तो यहाँ पर लगाते हैं बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर जरूरत नहीं है यार, अगर फॉर्मूला आपके पास है तो जरूरत नहीं है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अगर कोई बच्चा प्रूव करने जा रहा है ना, तो मैं ये तो कहूँगा आपने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता पेपर में कि आप फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सके। बोर्ड का एग्जाम नहीं है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप चीज़ों को प्रूव करो, कंसेप्ट याद करो, नहीं, वो सब आपकी आंखों में चमकना चाहिए कि क्वेश्चन आया, हाँ रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कैप्चर भी कर देता हूँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा। तो डायरेक्टली वहाँ पर आंसर आपका खटक के निकलना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 मिनट भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कह दिया, मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स, बस इससे ज़्यादा अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में टाइम दे रहा है, मतलब आपकी प्रिपरेशन वीक चल रही है, आपको और स्पीड पर मेहनत करने की ज़रूरत है। बस इतना सा टाइम अपन को इस क्वेश्चन में देना होता है, 30 to 40 सेकेंड, दैट इज़ एनफ टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं तो ये समझता हूँ। अब एक और क्वेश्चन कराते हैं वेक्टर का। वेक्टर के बेसिक क्वेश्चन होते हैं यार, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं होती उन क्वेश्चनों में बिल्कुल। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी लिखो आप। यहाँ पर दे रखा है इफ़ टू वैक्टर्स, वैसे मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी साथ ही साथ लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो उस चीज़ के लिए। इफ़ टू वैक्टर A वैक्टर एंड B वैक्टर, अपन को दो वेक्टर दे रखे हैं, कौन कौन से वेक्टर दे रखे हैं बच्चों, अपन को वेक्टर दे रखे हैं इफ़ टू वेक्टर A वैक्टर एंड B वैक्टर सच दैट एक कंडीशन दे रखी है अपन को, सच दैट मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट ऑफ A वैक्टर प्लस B वैक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ A वैक्टर माइनस B वैक्टर। ओके सर, इसके बाद क्या पूछा है सर, हमको ये बताओ। देन द एंगल बिटवीन देम इज, देन द एंगल बिटवीन देम इज, आप लिखते रहिए, देन द एंगल बिटवीन देम इज, उन दोनों के बीच में एंगल बताओ हमें कितना होगा। ऑप्शन भी दे देता हूँ कुछ कुछ आपको। ऑप्शन के तौर में मेरे पास दे रखा है 45 डिग्री ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरे को दे रखा है 60 डिग्री, सी ऑप्शन मेरे को दे रखा है बच्चों 90 डिग्री, डी ऑप्शन मेरे को दे रखा है बच्चों 180 डिग्री। इस वीडियो को पॉज करो और अपना सॉल्यूशन खुद बनाओ, देखो कि क्या कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूले के बेस में मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे आपके सामने किल कर दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो कि कहाँ पर सोचने में कमी हो रही है मेरी। जब तक आप अपनी माइंड की थिंकिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे नहीं ले जाओगे, तब तक आपको कोई भी बंदा, चाहे वो कितना भी अच्छा टीच करता हो, कितनी भी हाई लेवल की फिजिक्स क्यों ना पढ़ाता हो, आपको तब तक फिजिक्स नहीं आएगी जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन अटैकिंग प्रोसेस। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या क्या गिवन है, मेरे को क्या क्या निकालना है। अब क्या फॉर्मूले में कुछ ऐसा रिलेशन था जो मेरे को गिवन है और जो निकालना है, उन दोनों के बीच में क्या ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश हो पा रहा है, तब वो फॉर्मूले सोचो। फॉर्मूले से नहीं बात काम बन रही तो फिर फॉर्मूले के प्रूफ में जाओ, कंसेप्ट में जाओ। बेसिक कंसेप्ट ही लगता है खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो ठीक है। अगर आपका ना ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब जिसको बच्चों को नहीं आया, कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, एक कंडीशन दे रखी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस, या फिर इसको रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मेरे को बताओ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लिखते थे। सर ये तो हमको आता है, कितना लिखते थे फिर मेरे को बताओ ज़रा, कितना लिखते थे आप। सर ये हम लिखते थे A² + B² + ट्वाइस ऑफ AB इंटू कॉस ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों।
अब मेरे को ये बताओ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखते थे सर? वहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा हो जाता था। याद रखना बच्चों, वहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा हो जाता था। किस में हो जाता 180 माइनस थीटा? वो हो जाता था जब आप ए माइनस बी के रिजल्टेंट की बात करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये याद रहेगी तो क्वेश्चन निपट जाएगा। तो वहाँ पर हो जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अंडर रूट से अंडर रूट काट दूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बच जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज प्लस यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस का साइन था ना, तो वहाँ पर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास बन जाएगा 4ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन दिखाई दे रही है। कॉस थीटा 0 कब होता है भैया ये बताओ? कॉस थीटा सर तब 0 होता है जब अपन की थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। ये बहुत मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। बेसिकली दो वेक्टर दी थी अपन को, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एक कंडीशन जैसी दे दी थी। बेसिकली कंडीशन आपको ये पहचाना था कि बेसिकली यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला ही निकालना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो ऊपर लगा अपन का बेसिक। और ए माइनस बी में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? वहाँ पर थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाता है। अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है तो मैं कंसेप्ट चमकाने के लिए भी बैठा हूँ यहाँ पे। मान लो ये अपन के पास दे रखा है लाइन करके, ए वेक्टर दे रखा था अपन के पास, बी वेक्टर अपन के पास दे रखा था अपने को। यहाँ पे अपन थोड़ा सा स्पेस अपन को ज़्यादा चाहिए होगी, तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे इसको ऐसे कुछ ले लेते हैं सीधा करके। ये मान लो अपन के पास ए वेक्टर दिया था, ये मान लो अपन के पास कितना दिया था, ये मान लो बच्चों अपन के पास दिया था बी वेक्टर। इनका रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या लिखते थे? इनका रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखते थे आर इज इक्वल्स टू डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ कितना लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्यों? और ये एंगल अल्फ़ा कितना आता था वो भी आपको पता होना चाहिए कि अपन के पास टेन अल्फ़ा कितना आता था। वो आता था अपन के पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए बच्चों। अब मेरे को ये बताओ कि बेसिकली अपन के पास अगर ये एंगल थीटा होता है तो अब ये बताओ ए माइनस बी कैसे निकालते थे? अगर ये ए है तो ये बी है सर, ए माइनस बी में बी की डायरेक्शन बिल्कुल क्या हो जाती थी? रिवर्स हो जाती थी। बी बेसिकली क्या हो जाता था? ये हो जाता था माइनस ऑफ बी। इनका रिजल्टेंट यहाँ पर आके थोड़ा इस तरीके से ऐसे हो जाता था। ये ए वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। ओके सर, तो ये क्या हो गया अपन के पास? इसका रिजल्टेंट हो गया। तो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू में जो अपन के पास थीटा चेंज होता था सर, ये पूरा अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल मेरे पास 180 डिग्री होता है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 180 में से थीटा को माइनस कर दो, 180 माइनस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा कितना हो गया? थीटा मेरे पास हो गया कितना बच्चों? 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ये मेरे पास हो गया बेसिकली थीटा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि कॉस की थीटा की जगह 180 माइनस थीटा कहाँ से आता है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा, बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब जो मैं लूप लॉ की बात कर रहा था बेसिकली, अब लूप लॉ में क्या होता है ना यार, लूप लॉ के मतलब बहुत समझ रहे हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो लूप लॉ की अगर मैं बात करूँ तो लूप लॉ अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको बेसिकली 12th में भी वेक्टर पढ़ने को मिलता है। 12th सर 12th में ही वेक्टर पढ़ने को मिलता है? बिल्कुल, 12th में भी वेक्टर पढ़ने को आपको क्या मिलता है? मिलता है। अच्छे से पढ़ोगे वहाँ पर वेक्टर में और भी एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और भी वगैरह वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। और यहाँ पे लूप लॉ पढ़ना क्यों आवश्यक है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं, वो भी फिजिक्स के सेक्शन में आ जाते हैं मेंस में। सर मेंस में वेक्टर के भी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं यार, वेक्टर एक फिजिक्स का पार्ट ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का सबसे पहला क्वेश्चन ही वही टॉपिक ही वही होता है। ठीक हो गया। अब लूप लॉ की बात करते हैं। सर लूप लॉ समझाओ। अब लूप लॉ कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, लूप लॉ का बस नाम ही लूप लॉ है। लूप लॉ में ऐसा कुछ बड़ा है नहीं। लूप लॉ में क्या होता है बेसिकली, मान लो एक ऐसे थोड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके लूप लॉ में, ठीक है। मान लो ये मैंने वेक्टर का एक लूप बना दिया। सर बना दो लूप वेक्टर का, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बना दो आप। वेक्टर का लूप बनाना है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी रैंडम कर दूँ मैं। प्यारे बच्चों फोकस करते रहो, पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप खतरे में हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो यार, चीज़ें एक ना एक दिन सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मान लो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है,
ये मेरे पास सी वेक्टर है, और ये मेरे पास डी वेक्टर है, और ये मेरे पास ई वेक्टर है। लूप लॉ क्या कहता है बेसिकली, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक ऐसी कुछ लूप जैसा, या तो ऐसा, अभी तो मैंने कुछ भी 1 2 3 4 5 पेंटागन बना के दे दिया, वहाँ पर एक ट्राइंगल जैसा बना दिया होगा, या फिर वहाँ एक पैरेललोग्राम जैसा बना दिया होगा, और बोलेगा कि इस 4 ऑप्शन में से एक स्टेटमेंट बताओ कौन सी करेक्ट है। 4 ऑप्शन किस तरीके से गिवन होंगे, ऐसे गिवन होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ऐसी कुछ 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी। वहाँ पर बच्चों की हवा टाइट हो जाती है कि ये क्वेश्चन आखिर होगा कैसे। इसका सबसे अच्छा और सबसे ईजी कंसेप्ट जो है वो है लूप लॉ। किसी भी डायरेक्शन में लूप ले सकते हो, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप ले लो, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप ले लो। लूप 2 डायरेक्शन में लिया जा सकता है, या तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लेना है, या तो आपको किस में लूप लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लेना है। लूप लेना है, 2 डायरेक्शन में लूप ले सकते हो। अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हो, टूवर्ड्स वेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आप टूवर्ड्स वेक्टर जा रहे हो, वेक्टर की तरफ जा रहे हो, तो आपको चीज़ें वेक्टर पॉजिटिव लेना है। अगर आप वेक्टर से दूर जा रहे हो, मतलब अपोजिट टू वेक्टर की बात करता हूँ, अगर आप वेक्टर से उल्टा चल रहे हो, अपोजिट वेक्टर, तो आपको चीज़ें कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। अब मैंने यहाँ से लूप लेना शुरू किया, तो ए से लूप लेना शुरू करता हूँ, ठीक हो गया। ए की वेक्टर की तरफ जा रहा है मेरा लूप, तो ए का साइन क्या आ जाएगा, प्लस का ए वेक्टर आ जाएगा। बी वेक्टर की तरफ जा रहा है तो बी का साइन क्या आ जाएगा, प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। सी वेक्टर की तरफ जा रहा है तो सी वेक्टर का साइन कितना आ जाएगा, प्लस सी वेक्टर आ जाएगा। डी वेक्टर की तरफ जा रहा है तो डी वेक्टर का साइन क्या आ जाएगा, प्लस डी वेक्टर आ जाएगा। ई वेक्टर की तरफ जा रहा है तो ई वेक्टर का साइन क्या आ जाएगा, प्लस ई वेक्टर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। बस ये होता है लूप लॉ का रिजल्ट। ऐसी 4 ऑप्शन दिए होंगे कभी। अभी तो मैंने ये डायरेक्टली आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, इसको आप कह सकते हो, इलस्ट्रेशन की मदद से समझा दिया बेसिक कंसेप्ट क्या है लूप लॉ का। एक ऐसी लूप जैसा दिया होगा कि ट्राइंगल का भी लूप हो सकता है, पैरेललोग्राम का लूप हो सकता है, पेंटागन, ऑक्टागन, डेकागन, नोनागन, किसी का भी लूप हो सकता है। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि वेक्टर की तरफ अगर आपके लूप जा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर अपोजिट टू वेक्टर आपका लूप जा रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है। बस अगर ये दोनों चीज़ें आपको याद है तो लूप लॉ के क्वेश्चन आप डायरेक्टली अटैक कर सकते हो। ये बेसिक थोड़ा सा जी एडवांस लेवल पे थिंकिंग इतनी आपको इवॉल्व करनी होती है, वही चीज़ें मैं आपकी कराने बैठा हूँ बेसिकली। अगर आप छोटी छोटी क्लासेस से 9th क्लासेस से करना शुरू करेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्राइंगल अपन को यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे अपन एक ट्राइंगल जैसा लूप बना के दे रखा है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन कर लिया ना आपने, तो आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ, मेरा मानना यही है। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें इवॉल्व हैं। तो ये क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, और जिसको वेक्टर की अच्छी जानकारी है उसको भी ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो मतलब आपका वेक्टर काफ़ी अच्छा है। मान लो एक अपन को एक कोई भी एक नॉर्मल ट्राइंगल जैसा फिगर दे रखा है, अपन से बोला है कि अपन को एस्टेब्लिश करना है ए बी और सी के बीच में रिलेशन, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। अपन को 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन ये गिवन है अपन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, ओके। दूसरा ऑप्शन अपन को गिवन है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ओके। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन गिवन है अपने को सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ओके। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट ऑप्शन गिवन है अपन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। 1 मिनट का हूँगा मैं इस क्वेश्चन में, अगेन मैं 1 मिनट का हूँगा। 1 मिनट में अगर आपसे क्वेश्चन हो जा रहा है तो ठीक है, वरना प्रैक्टिस करने को खुद भी कर सकते हैं, वरना आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो मुबारक हो, आपने लूप लॉ समझ लिया है, आप इसके एप्लीकेशन भी अप्लाई करना सीख गए। लूप लॉ क्या कहता है बेसिकली, कोई भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप ले लो। पहले अपन क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप चला लेते हैं। सी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो सी वेक्टर का साइन क्या आएगा, प्लस का सी वेक्टर। ए वेक्टर की तरफ जा रहे हैं तो ए वेक्टर का साइन क्या आएगा, प्लस का ए वेक्टर। बी वेक्टर, लूप इधर को चल रहा है, बी वेक्टर अपना इधर को चल रहा है मज़े में। हमने क्या कहा था भैया, हमारे साथ चलना पड़ेगा तभी तुम्हें प्लस करेंगे, वरना माइनस कर देंगे। माइनस बी वेक्टर साथ ही नहीं चल रहा है तो उसे रखना क्यों है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना बन गया बच्चों, बी वेक्टर। तो क्या आपको ऑप्शन नंबर सी खटक गया? अगर खटक गया तो हैशटैग चमका कमेंट में लिखना, आंखें चमक जानी चाहिए। अब सर कहेंगे, कई बच्चे कहेंगे कि यार सर एक उल्टा लूप लेके बता दो, दिल को संतुष्टि ऐसी मिल जाती है। मिलती है, जब हम बच्चे थे तब भी ऐसी होता था। अभी हमने क्लॉकवाइज लिया था, इधर को लिया था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, ऐसा लूप ले रहा हूँ। बी वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ तो प्लस बी वेक्टर लिखूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, कई बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। क्लॉकवाइज लूप, ये क्लॉकवाइज लूप के लिए है। और यहाँ पर बाद में लिखूँगा बी वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ तो बी वेक्टर प्लस साइन आएगा, ए वेक्टर से दूर जा रहा हूँ
तो अपन को माइनस ए वेक्टर मिलेगा। सी वेक्टर के अगेन अपोजिट जा रहा हूँ, इधर को जा रहा हूँ, सी वेक्टर इधर को जा रहा है, तो हम उसको अपने साथ क्यों ले, जो अपन के साथ नहीं है उसको अपन को साथ लेना ही नहीं है, तो माइनस का सी वेक्टर कर दो इज इक्वल्स टू जीरो। लूप लॉ का सम जीरो होता है, तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बस क्या आंसर में डिफरेंस आया? नहीं आया सर, ये तो मतलब कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट पहले से ही सही होते हैं मेरे, ठीक है। ध्यान से पढ़ो बस, एंटी क्लॉकवाइज लूप के लिए है। ठीक हो गया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको ये मैंने दर्शाया है यहाँ पे। और अगर ये कंसेप्ट आपको याद है तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि ये कंसेप्ट ही अच्छे लेवल का है, तो आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर अपन को बोल रखा है, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते रहना, गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट एक वेक्टर गिवन है 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस बी के कैप। ये अपन के पास क्या गिवन है, इज़ आ यूनिट वेक्टर। ये अपन को गिवन है कि भैया ये एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन वाला, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो आंसर निकाल के पता लगेगा। अपन से पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। ये क्या बात हुई सर, ये क्या क्या क्वेश्चन है सर, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा है। बहुत कुछ दे रखा है देखने वाले के। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। अगेन ऑप्शन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, प्लस माइनस 0.2, बी ऑप्शन है मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.2। सी ऑप्शन मेरे पास गिवन है बच्चों प्लस माइनस 0.8। डी ऑप्शन मेरे पास गिवन है बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.8। सर ये कठिन लग रहा है, कठिन कुछ नहीं है, यूनिट वेक्टर अगर आता है तो कठिन नहीं है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अगेन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है। प्यारा क्वेश्चन इन द सेंस थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इवॉल्व है, उतनी एडवांस लेवल कैलकुलेशन इवॉल्व नहीं है, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन इवॉल्व कह सकते हैं। ठीक हो गया, आंसर आ गया होगा आपका। अब आप वीडियो सॉल्यूशन देखो। मान लो ये ए वेक्टर गिवन था मेरे को, ए क्या कोई भी वेक्टर मान सकते हो। कई बच्चे बोलेंगे यार ये ए वेक्टर क्यों मान रहा है, कोई सा भी एक्स वाई जेड जो मर्जी है मानो यार, आपका राज है। ये क्या दे रखा है, गिवन दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये हमको ए वेक्टर नहीं गिवन है, बल्कि ए का यूनिट वेक्टर गिवन है बेसिकली। ठीक हो गया, ए का अपन को क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है। ठीक है, अपन से पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बोलो मेरे साथ, जो आपने अपने नोट्स में लिखी है। आ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट। एक यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट, या फिर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ये डिस्कस करा था। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, उसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में अपन को गिवन है। तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है सर, यार 0.4 आई कैप का होल स्क्वायर, क्या बात कर रहे हो यार, मैग्नीट्यूड निकालना तो आना चाहिए। 0.8 जे कैप का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी के कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 1। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड होल स्क्वायर करा जाता है। ओके सर, तो अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आई कैप का स्क्वायर कितना होता है यार, अगेन आई कैप का स्क्वायर यूनिट वेक्टर है 1 होता है। जे कैप का स्क्वायर कितना होता है सर, ये भी बता दो बच्चों, ये तो आना चाहिए। के कैप का स्क्वायर कितना होता है, 1। ओके सर ये आता है हमें, हम तो खाली मजाक कर रहे थे, मजाक नहीं चलेगी इधर पे। ठीक हो गया, अब दोनों साइड होल स्क्वायर हो गया, तो 0.4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 0.16 होता है। 0.8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 0.64 होता है। प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 0.64 प्लस 0.16 कितना होता है बच्चों, यहाँ पर करके देख लेते हैं, ये होता है 0.80। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.80। ठीक हो गया, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.2। तो अगर जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी सही लगाया है, उस बच्चे की यूनिट वेक्टर की नॉलेज भी अच्छी है। क्या आप सही कह रहे हैं सर, हाँ उस बच्चे को यूनिट वेक्टर भी अच्छे से आता है, कंसेप्ट क्लियर है उस बच्चे के। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अब थोड़े क्या करते हैं अपन, 3-4 क्वेश्चन अपने वेक्टर के कर लिए, अब थोड़ी अपन को ट्रिग्नोमेट्री और स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह के क्वेश्चन भी करने चाहिए, वो भी तो अपन ने पढ़ी थी। ठीक हो गया सर, कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपन से एक क्वेश्चन मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री का, तो लिखो मेरे साथ क्वेश्चन। अपन से बोल रखा है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 2a। अगर मेरे को साइन ए साइन 2a के बराबर दे रखा है, तो अपन से पूछा है देन ए इज़ इक्वल्स टू, देन ए इज़ इक्वल्स टू, इक्वल टू। ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन के बिना काम नहीं चलेगा। ऑप्शन है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है मेरे पास 90 डिग्री, ऑप्शन सी है मेरे पास 60 डिग्री, ऑप्शन डी है मेरे पास 30 डिग्री। बताओ
इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यार अगर मैं साइन 45 रखूँगा तो इधर आ जाएगा साइन 45, और यहाँ 45 रखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 इंटू 45 साइन 91, तो 1 इक्वल्स टू साइन 45 जो कि √2 होता है, कभी इक्वल होता है नहीं होता है। यहाँ पर मैं रखूँगा साइन 90। एक बात याद रखना, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, साइन 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सर क्वेश्चन हो गया हमारा, मेरे को लग रहा था ये वैल्यू देने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली बी ऑप्शन रख के देखो, उसमें बी ऑप्शन रख के देखोगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। साइन ए की जगह रख देना है साइन 90 इज इक्वल्स टू साइन ट्वाइस ऑफ ए, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस इंटू 180 डिग्री। सो ट्वाइस इंटू 180 सॉरी ट्वाइस इंटू 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों। ये 1 बन जाएगा, अगेन ये 1 बन जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 अगर प्रूव हो रहा है तो सीधे सीधे आंसर बी आप मार करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वैसे यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगता है, वो थोड़ा लंबा जाता है, मैंने इसीलिए दिया कि बच्चा एक तुक्के लेवल पे कितना सोच सकता है। कभी कभी चीज़ों को तुक्का मार के भी निकालना होता है। यहाँ पर गैस करके अपन को बहुत ही छोटा मेथड मिल जा रहा था, और लंबा खोल के जाते तो शायद 11th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री भी इवॉल्व हो सकती थी। तो अपन तुक्के मार के आंसर निकालना, ये भी आपका एक बहुत अहम हिस्सा होता है एग्ज़ाम सॉल्व करने के टाइम पे। इस बारे में भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरे पास स्ट्रेट लाइन का भी है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 2, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 2, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 2, the equation of the line with slope 2 and passing through the origin and passing through the origin and passing through the origin and passing through the origin। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं। बल सर यार ये तो आपने स्टेटमेंट दे दिया, अब आपसे बोल लो कि इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल, कोई बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहो, आ जाएगी चीज़ें। क्या बोल रहा है पहले ये देखो, क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो कोई भी एक अपन की रफ कॉपी में आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जानी चाहिए जो ऑरिजिन से पास कर रही हो, बना दो। ऑरिजिन से पास यही तो होता है शायद ऑरिजिन, 0,0, यहाँ पर एक्स भी 0 वाई भी 0, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन का कंसेप्ट थोड़ा रिवाइज करा दिया अपन ने, ठीक हो गया। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप 2 है, मतलब स्लोप इसका क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। पहली बात, मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगी। ये बात भी समझ में आनी चाहिए आपको। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना सीखो, ठीक हो गया। 0,0 से पास कर रही है तो थोड़ी सी ऐसी बना देता हूँ मैं, ये 0,0 से पास कर रही है। मान लो स्लोप कैसे नापते हैं, स्लोप इज़ द मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द कर्व। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहाँ जाना है, कर्व की तरफ जाना है, तो वो अपन को क्या देता है, बेसिकली वो अपन को स्लोप देता है। स्लोप मान लो अपन को कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक हो गया। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बोलो मेरे साथ क्या होती है, मैं नहीं बताऊँगा, आप बोलो। जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए बच्चों, यार ये पढ़ा रखा है तो याद होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मेरे को ये बताओ। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन बताओ मेरे को, चलो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है अपन के पास। सर कुछ याद नहीं आ रही है, याद आनी चाहिए। वाई इज इक्वल्स टू क्या होती है, एम एक्स प्लस सी। अब मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर एम क्या होता है अपने पास, एम होता है बच्चों स्लोप। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके सर ये भी समझ में आ गया। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सी क्या होता है, सी होता है अपने पास इंटरसेप्ट। सी होता है क्या बच्चों अपने पास, इंटरसेप्ट। ओके सर ये भी समझ में आ गया, सी इंटरसेप्ट होता है। अब बताओ सर अब क्या करना है इसमें, अब आप बताओ ना मेरे को क्या करना है। इंटरसेप्ट क्या होता है, बेसिकली इंटरसेप्ट वो डिस्टेंस होती है जहाँ पर आपका कर्व जो है वो वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट को कट कर रहा होता है, तो वहाँ से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है इंटरसेप्ट। अब यहाँ तो वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है यार, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0। जिस बच्चे ने ये सोचा है वो बच्चे को स्ट्रेट लाइन आती है, उसका इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0। इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0। स्लोप कितना दे रखा है, 2। तो इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में सब वैल्यू पुट करो, सी की जगह 0 पुट करो, स्लोप की जगह 2 पुट करो, तो आपका रिजल्ट कितना निकल के आ गया, डायरेक्टली यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया, वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स। ये रिजल्ट निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जिसने ये आंसर निकाला है, अगेन आपकी स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी है, आप गज़ब की फॉर्म में चल रहे हो, ऐसे ही करते रहोगे तो मज़ा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का ही है, स्ट्रेट लाइन का ही है ये लास्ट क्वेश्चन। अपन से बोला है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है, हमें इसका स्लोप और इसका इंटरसेप्ट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये गिवन है, वाई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इसका क्या क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, और क्या निकालना है भैया, इसका इंटरसेप्ट अपन को निकालना है। ओके सर ये इजी क्वेश्चन लग रहा है। क्या करना होता है, जब भी मैंने आपको बोल रखा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हो और बोल रहे कि उसका स्लोप निकालो इंटरसेप्ट निकालो, सबसे पहले उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। जनरल इक्वेशन लिखो, जनरल इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पहले वाई को एक तरफ रखो और 3x को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, 4y को मैंने इधर रखा, 3x का तू उधर फुट ले, तेरा काम नहीं है इधर। अब y का कोएफिशिएंट कितना है, 1,
ये मेरे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट लिख देता हूँ यार, कोएफिशिएंट ऑफ वाई शुड बी वन, कोएफिशिएंट ऑफ वाई शुड बी वन। तो यहाँ पर वन आना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। यार उधर कुछ भी RHS में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे 1 चाहिए मेरे को, चाहे मेरे को किसी पॉइंट में डिवाइड करना पड़े। तो वाई इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 4 डिवाइड बाई 12 बन जाएगा 3, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 3/4x। तो इसको कंपेयर करो, ये कितनी बन जाएगी, वाई इक्वल्स टू माइनस 3/4x प्लस का 3, ऊपर लिखो वाई इक्वल्स टू mx प्लस सी। मतलब स्टोप कैसा आ रहा है, पहली बात स्टोप मेरे पास आ रहा है नेगेटिव, स्टोप आ रहा है नेगेटिव। स्टोप की वैल्यू भी बता दो मेरे प्यारे बच्चों, 3/4। इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है सर, और इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन अगेन। तो बेसिकली जो मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको, जो इस वीडियो में आपको मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको इसके करा रखे हैं। पर ये बेसिकली पूरे मैथमेटिकल टूल्स का एक तरीके से मैंने आपको निचोड़ करवा दिया, स्ट्रेट लाइन रिवाइज करा दी, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का फील दे दिया, थोड़ी नई चीज़ें सीखने को ही मिली। ठीक है, नई चीज़ें क्या सर, लूप लॉ सीखने को मिला, कैसे फोर्स के, जब दो फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रहे होते हैं उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। नई नई चीज़ें इवॉल्व कर रहे हैं अपन। बेसिकली नई नई चीज़ें सीखने से क्या होता है, आपका दिमाग भी खुलेगा, उस लेवल पे दिमाग खुल पाएगा जिस लेवल की फिजिक्स हम पढ़ना चाहते हैं। अगर उस लेवल पे जिस दिन आपका दिमाग खुल गया ना, तो ये समझ लो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं सर, आपको फिजिक्स समझ में आ रही है, फिजिक्स आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था यार, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो तो, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर कर देना इस वीडियो को। बहुत मेहनत तक दी यार एक वीडियो बनाने में, अगेन क्या ही बताऊँ, अपनी तारीफ़ कौन ही करता है। और अगर आपको दिल से अच्छी लग रही होगी तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार। और आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में स्टे ट्यून और स्टे रेडी मोशन के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है फिज़िक्स पढ़ने के लिए, फ़िज़िक्स की शुरुआत के लिए। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जैसा कि अपन का वीडियो का टारगेट ही वही रहता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स।